हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 7 की इतिहास की पुस्तक का पार्ट 1 का पार्ट 2। तो चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। अल-बरूनी की दृष्टि में भारत कैसा था। अल-बरूनी मध्य एशिया का प्रसिद्ध विद्वान था। इसका मूल नाम अबू रैहान मोहम्मद बिन अहमद था। ठीक है, इसका पूरा नाम अबू रैहान मोहम्मद बिन अहमद था। किसका? अल-बरूनी का पूरा नाम। इसका जन्म 973 ईस्वी में खीवा में हुआ था। अल-बरूनी महमूद गजनवी का समकालीन था और वह भारत आया था। ठीक है, किसके समकालीन था ये? महमूद गजनवी के। उसने यहाँ संस्कृत भाषा, भारतीय दर्शन और ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया। अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक तहकीके हिंद में, अल-बरूनी की पुस्तक कौन सी थी? तहकीके हिंद। तहकीके हिंद में 11वीं शताब्दी में भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन यानी समाज, रीति रिवाज, तौर तरीके आदि पर विस्तार से जानकारी दी है, जिसके मुख्य अंश निम्नलिखित है। तो ठीक है, यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि अल-बरूनी ने किस पुस्तक में भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में जानकारी दी है? तो उसकी पुस्तक का नाम कौन सा था? तहकीके हिंद। और ये किसके साथ आया था? अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ। ठीक है, भारत आया था। तो देखते हैं क्या क्या इसने लिखा अपनी पुस्तक में। पहला पॉइंट है, विदेशियों के प्रति यहाँ के लोगों के विचार बहुत संकुचित थे। विदेशियों के तौर तरीके, पहनावे के तरीके, खान पान उन्हें पसंद नहीं थे। इन्हीं कारणों से वे उन्हें मलेच्छ कहते थे। ठीक है। दूसरा है, भारत के लोग अपने अपने पारंपरिक व्यवसाय को ही अपनाते थे। और तीसरा है, सभी को भोजन अलग थाल में परोसा जाता था, वे एक थाल में नहीं खाते थे। अगला है, भारत में लोग दैनिक कार्यों को करने में सगुन को महत्वपूर्ण मानते हैं। और अगला पॉइंट है, हिंदुओं में ईश्वर के प्रति सम्मान और विश्वास है। उनका मानना है कि ईश्वर एक है, अनादि है, अनंत है, स्वतंत्र है, शक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सबसे बुद्धिमान है, जीवंत है, जीवनदाता है, शासक है। ठीक है, ये अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक में लिखा। अगला पॉइंट है, भारतीय खगोल एवं खगोल विज्ञान व्यवस्था 5 सिद्धांतों के रूप में दी गई है। पृथ्वी और ग्रह, उनका आकार और घूमना, सूर्य और चंद्र ग्रहण, अक्षांश और देशांतर, इनके पर्यवेक्षण के उपकरण तथा अन्य खगोलीय तथ्यों की भारतीय अवधारणाएं हैं। ठीक है, अगला पॉइंट था इसकी पुस्तक में, भारतीय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री योग्य हैं, लेकिन उन्होंने इस ज्ञान के निष्कर्ष पर ध्यान नहीं दिया। पृथ्वी, तत्व, अंतरिक्ष तथा समय और इसके विभाजन में पुराणों में वर्णित पारंपरिक विचारों को ही भारतीयों ने मान्यता दी। तो ये थे कुछ पॉइंट जो अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक तहकीके हिंद में भारतीयों के विचार और उनके सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में वर्णित किए थे। आगे है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी अफ़गानिस्तान के गोर नामक स्थान का था। कहाँ का था? अफ़गानिस्तान का गोर नामक स्थान का। उसने गजनी पर 1173 से 74 ईस्वी में अधिकार कर लिया। भारत पर उसने पहला आक्रमण मुल्तान पर किया। मुल्तान पर विजय करने के बाद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। यहाँ उसे चालुक्य वंश के राजा मूल राजनीति ने अपनी साहसी विधवा माँ नायका देवी के नेतृत्व में आबू पहाड़ के निकट पराजित किया। यह भारत में उसकी पहली पराजय थी। आगे है, ये है मोहम्मद गौरी, इसका चित्र दिया गया है। इस पराजय के बाद गौरी ने अपने आक्रमण का मार्ग बदला। उसने पंजाब पर आक्रमण प्रारंभ किया। 1190 ईस्वी तक उसने संपूर्ण पंजाब को जीत लिया। आगे है, पंजाब जीतने के बाद उसके राज्य की सीमाएं दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान के राज्य में मिलने लगी। पृथ्वीराज चौहान के बारे में यहाँ पर दिया गया है कुछ। पृथ्वीराज चौहान, जिन दिनों मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण कर रहा था, उस समय चौहान जो है चाहमान वंश के राजा चाहमान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान भी अपने राज्य का विस्तार करने में लगे हुए थे। पृथ्वीराज चौहान एक वीर, साहसी एवं योग्य सेना नायक था। उन्होंने कई राजपूत शासकों को पराजित किया। इनमें चंदेल शासक परमादिदेव भी था। परमादिदेव के आल्हा उदल नाम के लोग प्रसिद्ध सेना नायकों ने भीषण युद्ध किया, पर वे युद्ध में मारे गए। भटिंडा पर मोहम्मद गौरी के अधिकार कर लेने के बाद पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के मध्य संघर्ष की स्थिति बन गई। आगे है तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध क्या था? ये इतिहास में बहुत महत्व रखता है। इसको देखते हैं किसके बीच में हुआ। मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के मध्य पहला युद्ध तराइन कहाँ है? हरियाणा के करनाल जिले में के मैदान में 1191 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई और वह जान बचाकर भाग गया। ठीक है, ये तराइन का प्रथम युद्ध था, जिसमें जो हुआ 1191 में। और किसके बीच हुआ? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। यह युद्ध तराइन के मैदान में लड़ा गया। और तराइन कहाँ है? हरियाणा के करनाल जिले में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसका परिणाम ये हुआ कि मोहम्मद गौरी जो है हार गया और वह जान बचाकर भाग गया। ये देखिए, यहाँ चित्र के माध्यम से दिखाया गया है।
पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी की सेना तराइन के मैदान में 1191 में। ठीक है, आगे देखते हैं। मोहम्मद गोरी 1 साल तक शांत रहा। इस दौरान उसने अपनी सेना को शक्तिशाली बनाया। 1192 ईस्वी में उसने पुनः पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया। दोनों के बीच इस बार पुनः तराइन के मैदान में भीषण युद्ध हुआ। इस बार पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। ठीक है, 1191 के बाद 1192 में फिर हुआ ये तराइन का द्वितीय युद्ध है। ठीक है, आगे है। पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद मोहम्मद गोरी ने 1194 ईस्वी में कन्नौज के शासक जयचंद को चंदावर नामक स्थान पर पराजित किया। मोहम्मद गोरी एवं उसके सेनानायकों ने ग्वालियर, बयाना, बिहारा एवं बंगाल पर विजय प्राप्त की। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के समय, यानी उसकी मृत्यु हुई 1206 ईस्वी में, उस समय तक लगभग संपूर्ण उत्तर भारत उसके अधीन आ चुका था। ठीक है, सन 1192 का तराइन युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ। मोहम्मद गोरी की जीत ने तुर्कों के लिए भारत के द्वार खोल दिए, जिससे सल्तनत काल की शुरुआत हुई। तो ये था 1192 का तराइन का द्वितीय युद्ध। पहले युद्ध में जो है मोहम्मद गोरी की हार हुई और द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी की जीत हुई। और ये हुआ द्वितीय युद्ध जो है 1192 में, और प्रथम हुआ था 1191 में तराइन के मैदान में। और तराइन कहाँ है? हरियाणा के करनाल जिले में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुर्कों की जीत के कारण क्या थे उसको देखते हैं। इतिहासकार राजपूतों की हार व तुर्कों की जीत के अलग अलग कारण बताते हैं। इतिहासकारों के बीच इस बात को लेकर सहमति बनी है कि फिर भी मुख्य रूप से तुर्कों की जीत के निम्नलिखित कारण हैं। पहला है राजपूत राजाओं में एकता का अभाव। दूसरा है राजपूतों द्वारा पुरानी युद्ध प्रणाली एवं शस्त्रों का प्रयोग। तीसरा है तुर्क सेना के पास अच्छी नस्ल के घोड़े और फुर्तीले घुड़सवारों का न होना। और चौथा है तुर्क सैनिकों का कुशल तीरंदाज होना। और पांचवा है भारतीय समाज में व्याप्त उच्च नीच एवं छुआछूत की भावना। तो ये थे तुर्कों की जीत के कारण, जिसको कुछ पॉइंट के रूप में दिया गया था। आगे है शब्दावली। तुर्क कौन थे? तो तुर्क जो है मध्य एशिया और तुर्किस्तान के क्षेत्र में रहने वाली एक जाति थी। और ये हिजरत क्या होता है? मोहम्मद साहब का मक्का छोड़कर मदीना जाना। तो ये था पार्ट 1। आगे हम लेकर आएंगे पार्ट 2, सल्तनत काल की शुरुआत। उसमें हम देखेंगे 1206 ईस्वी में जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई, तो उसके बाद जो है गुलाम अधिकारी नियुक्त किए गए थे, और इस तरह से जो है फिर सल्तनत काल की शुरुआत हुई वहीं से। ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखेंगे, और इल्तुतमिश, और इसके अतिरिक्त उन लोगों की शासन व्यवस्था, उनका विभाजन कैसा था, प्रशासन कैसा था। रजिया सुल्तान के बारे में देखेंगे, बलबन के बारे में, नासिरुद्दीन महमूद के बारे में भी देखेंगे। इस सब पॉइंट को हम अगले जो है वीडियो में चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।